आज का हमारा द्रव्य है गेरू। गेरू को नाम सुना है आप लोगों ने? गेरू क्या है, कैसा है, कौन है, किस चिड़िया का नाम है गेरू? जी वो ना दीवार पर लिखते हैं, उससे जो शुभ कार्य होते हैं ना। हाँ, गेरू। देखो गेरू, वैसे तो शास्त्रकार दो तरह के बोलते हैं, लेकिन मैंने तीन तरह के देखा है। एक गेरू होता है सफेद, एक होता है गोल्डन कलर का, और एक होता है लाल। जो हम आयुर्वेद में प्रयोग करते हैं वो है गोल्डन कलर का, जिसको स्वर्ण गेरू बोलते हैं। तो नोट करिए, स्वर्ण गेरू ही आयुर्वेद में उपयोग करने योग्य दवाई है। उसको हम क्या बोलेंगे? स्वर्ण गेरू बोलेंगे। स्वर्ण गेरू पहले, गेरू एक तो जो सफेद कलर का होता है वो तो चाक बनाने में, या पहले जमाने में घर जो है उसमें व्हाइट कलर का जो घर के बाहर जो लगाया जाता था, अब एकदम कोई बोलेंगे नहीं बीच में, ठीक है, सुनते रहिए। तो वो घर में पहले ना जो लकड़ी का उस तरह के जो होता था ना, मिट्टी के जो घर बनाया करते थे, उसके बाहर कलर करने के लिए वो जो गेरू है व्हाइट कलर का, वो हमारी तरफ बहुत मिलता है। तो वो गेरू, वो भी गेरू ही है। और एक हो गया गोल्डन कलर का, जिसको हमने कहा स्वर्ण गेरू। और एक है लाल कलर का, उसको भी हम गेरू ही कहेंगे। लेकिन जो लाल कलर और सफेद वाला जो कलर है, यह गेरू आयुर्वेदिक प्रयोग करने योग्य नहीं है। या कुछ लोगों ने कहा कि जो लाल कलर का एक ठोस एकदम सख्त पत्थर जैसा जो गेरू होता है, वो बाह्य उपयोग के लिए, यानी कि शरीर के बाहर लगाने के उपयोग के लिए आप उसका प्रयोग कर सकते हो। उस गेरू का कौन सा वाला? पत्थर वाला मेरे पास है, मैं अभी ढूंढ रहा था यहाँ पर, वो मिला नहीं। मैं आपको दिखा, मुझे किसी स्टूडेंट ने भेजा था, और वो गेरू सही है। लाल पत्थर जैसा होता है, उसको पत्थर में लिखोगे तो एकदम लाल, एकदम अच्छा कलर निकलता है उसमें से। तो फाइनल ये समझ लो कि शरीर के बाहर या खाने के लिए भी जब हम प्रयोग करना होगा हमें, तो स्वर्ण गेरू जो बाजार में मिलता है, गोल्डन कलर का होता है, उस गेरू का प्रयोग करेंगे। गेरू, सबसे पहले तो गेरू को शुद्ध करना होगा। तो आप लोग भी इसको शुद्ध कर लो अपने पास और रख लो। तो शुद्ध गेरू, गेरू को शोधन करने की दो विधि हैं। पहले नंबर में गेरू लेना है, उसको अच्छी तरह से कूट करके ताजा पानी में उसको डालना है। और पानी में डाल के उसको मिक्सी में डाल के ग्राइंड कर लो, या कुछ भी कर लो उसको। काफी ज्यादा पानी में डाल के अच्छी तरह से घोल लो। बाद में पानी गेरू मिट्टी जो है वो नीचे बैठ जाएगा, और पानी ऊपर तैरेगा। उस पानी को आराम से नितार के बाहर फेंक दो, और उस मिट्टी को सुखा लो। उसके बाद उस मिट्टी सूखने के बाद खरल में डालिए, और वहां पर देसी गाय का दूध, बढ़िया सा देसी कच्चा दूध डाल करके उसको बढ़िया सा खरल कर लो। कुछ लोग इसको पका हुआ दूध भी डालते हैं। तो उसको डाल करके काफी ज्यादा दूध डालिए, उसको अच्छी तरह से खरल करिए, मतलब इसको ये बहुत सौम्य बनेगा फिर। तो दूध से उसको अच्छी तरह खरल करके छांव में सुखाइए, तो सूख जाएगा, पपड़ी सा बन जाएगा। फिर उसको ले करके उसको फिर पाउडर बना लीजिएगा। कुछ लोग दूध में करने के बाद गुलाब जल से भी करते हैं, लेकिन उतनी जरूरत नहीं है। लेकिन आजकल ये जो दूध में करने के बाद जो गेरू जो बनता है ना, पहले पानी में आप इसको अच्छी तरह से पीस करके पानी में इसको डाल करके बढ़िया सा घोल लेना। और उसके बाद कुछ घंटे के बाद रखेंगे तो गेरू मिट्टी नीचे, उस बर्तन के नीचे तलटी में जमेगा, और पानी ऊपर की ओर आ जाएगा। पानी को आराम से निकाल लो, मिट्टी को निकालो, धूप में सुखाओ। उसके बाद गाय के दूध में खरल करके रखेंगे ना, तो ये जो गेरू है, इसके तो फिर तो कोई आभ्यंतर शरीर के अंदर प्रयोग करने के लिए इससे जबरदस्त तो कुछ है ही नहीं। बाजार में जो गेरू मिलता है ना, वह गेरू
घटिया क्वालिटी का, उसमें कोई शोधित नहीं होता, शुद्ध नहीं होता। एक दूसरा टाइम पास वाला शुद्ध करने का एक तरीका है कि गेरू को पाउडर बनाओ और बना करके देसी गाय के थोड़ा सा घी डाल करके उसको हल्का सा फ्राई कर लो और फ्राई करके उसको रख लो, ये भी शुद्ध हो जाता है। लेकिन जो शरीर के बाहर प्रयोग करने के लिए ये घी वाला आप कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा मेहनत कर लो और अच्छा पानी में, कुछ लोग तो इसमें क्या भी करते हैं कि नारियल के पानी में उस गेरू को, जो अभी मैंने कहा ना आपको, पानी में गेरू को डालो और उसको कर लो, तो वो जो नारियल का पानी जो है उस पानी में करते कुछ लोग। लेकिन उतना भी अगर ना भी करना चाहे तो सामान्य ताजा पानी ले लो फिल्टर किया हुआ, उस पानी में डाल करके बढ़िया सा मिला लो, हिला लो और उसको रख लो। बाद में मिट्टी नीचे बैठ जाएगा, ऊपर के पानी को फेंक दो और उसको छांव में या धूप में सुखा दो। ये उसके बाद देसी गाय के दूध में अच्छी तरह से खरल कर लो, फिर सुखा लो। ये जो गेरू है ये शरीर के अंदर प्रयोग करने के लिए, मतलब आपके पास ब्रह्मास्त्र आ गया। सस्ता में महासस्ता, लेकिन एकदम टिकाऊ और हर तरह के रोगी में प्रयोग करने योग्य है। तो देखिए जरा अब इसके गुण धर्म समझ लीजिएगा। ठीक है, अब आपके ऊपर है, अगर आप आलसी हो, सिर्फ व्यापार के मकसद से आप इस लाइन में आए हो, तो देसी गाय के घी में कुछ लोग तो कुछ नहीं करते, ऐसे गेरू पकड़ा देते। तो चल तो सारे ही रहा है, लेकिन उसकी क्वालिटी की बात है। तो नोट करिए जरा, जो स्वर्ण गेरू है उस गेरू का जो गुण है स्निग्ध, नोट करिए स्निग्ध गुण है, स्निग्ध, मधुर और कसाय। स्निग्ध है, मधुर रस है और कसाय रस है, मधुर रस है, कसाय रस है, स्निग्ध है। अब जो कि कोई द्रव्य कसाया हो और वो खुद से स्निग्ध हो, ऐसा तो हो नहीं सकता, है ना। कसाया रस का जो गुण है वो रुक्ष है, तो रुक्ष कोई स्वयं में स्निग्ध तो हो नहीं सकता। समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूं। तो इसीलिए जो स्वर्ण गेरू है उसमें लिखिए मधुर स्निग्ध, मधुर स्निग्ध शीत, ये लिख लो, मधुर स्निग्ध शीत, ये स्वर्ण गेरू का। और दूसरा मैंने कहा था ना, पत्थर जैसा सख्त लाल कलर वाला, एकदम एकदम चमकीला लाल वाला जो है उसको भी गेरू बोलते हैं। उसको पाषाण गेरू बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं पाषाण गैरिक, बोलते हैं गैरिक भी बोलते हैं इसका नाम। तो पाषाण गैरी जो है उसकी क्वालिटी कैसा है, वो कसैला है, यानी कसाया है, रुक्ष है। कसेला यानी कसाय, रुक्ष, कठिन, रक्तवर्ण। तो स्वर्ण गेरू और रक्त गेरू, इन दोनों की क्वालिटी। स्वर्ण गेरू स्निग्ध मधुर शीत है, और जो दूसरा रक्त गेरू यानी पाषाण गैरिक जो है वो रुक्ष, कठिन, कसाय, शीत। फिर से बोल रहा हूं, रुक्ष, कठिन, कसाय, शीत, दोनों ही शीत है, दोनों ही ठंडे हैं, दोनों ही पित्त के ऊपर काम करते हैं। लेकिन जो पाषाण गैरिक है वो प्रयोग करने योग्य नहीं है, अल्प गुण वाला है, क्योंकि वो कठिन है। और जो गैरिक है वो पित्त के द्रव गुण में, कौन से गुण में? द्रव गुण में अच्छा काम करता है, या स्निग्ध गुण में भी काम करेगा। पित्त का जो रुक्ष गुण है, सॉरी, पित्त में जो वायु से मिला हुआ जो पित्त है, यानी रुक्ष गुण युष्ट जो पित्त है, उसमें भी गैरिक अच्छा काम करता है। जैसे कामदूदा जो है उसमें गैरी पड़ता है ना, गेरू। ये जो है कामदूदा नाम का जो दवाई है उसमें प्रधान घटक द्रव्य क्या है? यही गेरू है। चलिए, तो अब यह इसका गुण धर्म आपने देख लिया। ये कैसा है? ठंडा है। गेरू कैसा है? ठंडा है। तो ये गर्मी को नाश करने वाला है। कौन कौन से रोग में काम करता है? हिचकी, नोट करिए जरा, वमन, वमन को रोकने वाला, हिचकी को रोकने वाला। सबसे ज्यादा इसका जो प्रयोग है वो रक्त पित्त के ऊपर, रक्त प्रदर के ऊपर। लेडीज का पीरियड जो है कि ब्लीडिंग होता रहता है ना, जैसे रक्त प्रदर, तो उसके ऊपर। क्यों? ये स्तंभन करता है ना ये। देखो, स्निग्ध होने के बावजूद भी यह इसके अंदर स्तंभन करने की क्वालिटी है, क्योंकि ये
मिट्टी तो है ही ना, तो मिट्टी में जो है वो कुछ स्निग्ध होने के बावजूद भी कुछ रुक्षता उसमें रहता है। तृष्णा यानी प्यास को मिटाने वाला। चलिए जरा इसका जो मात्रा है 250 से लेके 500 mg तक, 250 mg से लेके 500 mg तक इसका सफिशिएंट इसका मात्रा है। रोगी के हिसाब से 250 mg से 500 mg तक, 1000 mg का 1 ग्राम होता है, तो 200 500 mg यानी आधा ग्राम। एक समस्या है जिसमें ना जैसे योनि कंडू बोलते हैं, ये गेरू का उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट है। योनि कंडू यानी योनि में इचिंग होना, खुजली होना, और उसके अंदर घाव होना, छोटे छोटे दाने होना, इन्फेक्शन होना, इन्फ्लामेशन होना, ईचिंग होना, उसमें से मतलब किसी पुरुष के डायबिटीज हो और उसके भी पेनिस में क्या हो जाता है, व्हाइट कलर का क्रीम होता है, इचिंग होती है, तो वो सारी चीजों में योनि और पेनिस में जो कंडू यानी कि उसमें जो होने वाले एजिंग है, उसमें होने वाली जो इन्फ्लामेशन है, उसके लिए एक योग है, आप नोट करिएगा, अच्छा योग है, नोट करिए जरा। गेरू बहुत बढ़िया योग है। गेरू है, गेरू यानी शुद्ध गेरू, स्वर्ण गेरू। तो प्रयास करना कि इसमें देसी गाय के दूध से भावित किया हुआ हो बाद में। फिर आ गया हरिद्रा यानी हल्दी। फिर आम के जो बीज होता है ना, अंदर का जो गुठली होता है, उसके अंदर जो है, जब आप आम खाते हो ना, ताजा आम, बढ़िया सा आम, और मतलब आजकल तो ओरिजिनल कहना पड़ रहा है देखो फलों में, नहीं तो बाजार में तो बहुत सारे ऐसे मिलते हैं। तो अगर आप कहीं से पेड़ में लगा हुआ आम मिला, तो ऐसे आम बाजार में मिलते होंगे सीजन में, तो उस आम को खा लेना और उसके अंदर के गुठली को रख लेना, और वह जो गुठली है उस गुठली को छोटे छोटे पीस करके उसी समय धूप में सुखा लो, और वो आपका बहुत अच्छा क्या बनेगा, ये इसको बोलते हैं आम्र बीजमज्जा। आम्र बीजमज्जा ये भी चीजों को स्तंभन करने में बहुत अच्छा काम करता है। फिर आ गया वाय विडंग, वाय विडंग। फिर आ गया खदीर सार, इसमें हम कत्था भी ले सकते हैं। फिर आ गया रसोंत। इन सबको गेरू, हल्दी, आम के बीज के अंदर का मज्जा, वाय विडंग, कत्था और रसोंत, इसको अच्छी तरह से बरोबर लेना है, पीसना है बढ़िया सा पानी से, और पीस करके वजाइना के चारों ओर जहाँ ईचिंग हो रहा है उसके अंदर किसी भी रूप में इसको लेप करना है। तो इससे क्या होता है, अच्छी तरह से वो ईचिंग वहां से ठीक हो जाता है। दूसरा योग लिखिए जरा, नेत्राभिसंध। नेत्राभिसंधि का मतलब होता है आंखों में अभिसंधि होना, यानी आंखें ऐसे करके बंद हो जाता है, कभी कभी इतना आंखों में कचरा आ जाता है कि आंखें पूरी तरह से बंद हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है, गेरू, सेंधा नमक, मुलेठी और हल्दी का चूर्ण ये रोगी को सभी बरोबर लेना है, और कम से कम भी 500 mg तक या 1 ग्राम तक रोगी को सुबह दोपहर शाम दिन में 3 टाइम ताजा पानी के साथ खाने को दे दो। तो ये खाना है इसको। ये चारों द्रव्य थोड़ा रिपीट कर देंगे गुरुजी। गेरू, गेरू शुद्ध गेरू, सेंधा नमक, मुलेठी और हल्दी चूर्ण। तो ये आंखों की अभिसंधि, मतलब जिन्होंने चश्मा लगाया आंखों में, मतलब आंखें ढंग से, आंखों में ऐसा होता है ना, अभिसंधि हो जाती है, स्टिफनेस होता है आंखों में, आंखें खुलता नहीं है कभी कभी, तो यहाँ पर इसका करना है, ये इसको सेवन कराना है। अब ये स्वर्ण गेरू है, तो स्वर्ण गेरू का एक योग मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने कल, मुझे आज ये स्वर्ण गेरू के बारे में बताने का इच्छा इसीलिए हुआ क्योंकि कल मेरे मिसेज को बहुत ज्यादा प्यास लगा, प्यास लगा, उसने फिर कुछ पता नहीं क्या नींबू, पता नहीं क्या क्या चीजें डाल करके उसने उसको पी लिया, उसके बाद तो उसका तो बुरा ही हाल हो गया, इतना प्यास लगा ना पूछो मत। फिर मेरे पास ये गेरू पड़ा हुआ था, गेरू का ये टुकड़ा पड़ा हुआ था, फिर मैंने उसको क्या किया,
आग में आप लोगों ने भी ये करना है। अगर आपके पास किसी का फोन आता है या अपने परिवार में भी बहुत ज्यादा प्यास लगा, गर्मी के मौसम में होता है ना, जितना प्यास लगा जितना पानी पियो उतना ज्यादा प्यास लगता है, जितना ठंडा पानी पीता है उतना ज्यादा प्यास लगता है। तो आपने क्या करना है, गेरू को आग में खूब गर्म करो, तपा लो, उसको लाल कर लो जितना हो सकता है। फिर एक गिलास में ताजा पानी ले लो, उस पानी में के ऊपर वो पत्थर को डाल दो, डाल करके वो अंदर से पत्थर को, वो जो गेरू को, मिट्टी को निकालो और उसको फिर आग में तपाने के लिए रख दो और वो पानी को छान करके उसको पीने को दे दो। आप यकीन नहीं करोगे, उसी वक्त जैसे उसने वो पानी, मैंने उसको 2-3 गिलास ऐसे पिलाया, 2-3 कप अलग अलग 3 बार गर्म करके, उसके बाद एकदम जल, उसके अंदर का जलन, प्यास, सब कुछ बंद हो जाता है। लेकिन उसमें थोड़ी पहचानने वाली ये बात है, एक्चुअली क्या है कि मैंने इसको कल इसको बहुत ज़्यादा न जला ये जुकाम उखाम खांसी वगैरह हो रहा था, तो मैंने इसको सितोपलादी चूर्ण में श्रृंग भस्म डाल के दे दिया। श्रृंग भस्म थोड़ा ज़्यादा पड़ गया और उसको अंदर से गर्मी हो गई हरारत बहुत ज़्यादा हो गया, तो उसको उससे ना इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ गई, बढ़ने से अंदर उसको गला सूख रहा है, मुंह सूख रहा है, ऐसा हो रहा है। उसको भी इसने काम खत्म कर दिया। तो सामान्य रूप से गर्मी में अगर किसी का मुंह सूखता है तब तो फिर तो गलत ही है। तो ये बहुत अच्छा इसका तरीका है। अच्छा, मैं इसमें ये सोच रहा था, ये जो पत्थर, ये जो आग में, इसको जैसे आग में जलाया और पानी में उसको बुझाया तो रुट करके आवाज आता है, वो निकाला और उसको गर्मा गर्म जितना हो सके, मतलब चाहे गर्म ठंडा हो, मतलब जो जैसे भी है उसको पिला दो छान के, तो ये निश्चित तौर पर उसके प्यास को तो ठीक करता है। अब इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के जो है, अगर आप बाजार में ना पानी, इसको अमृत जल कहकर लिख दो, बाजार में उतार लो, इसको मार्केटिंग करो, ये क्या क्या करेगा, पेट के जलन, पेट के गैस, शरीर के आंखों में जलन, ज्यादा प्यास, इन सारी चीजों को ठीक करता है। क्या करके, छोटे छोटे बोतल, कम से कम लगा लो 100 ml का बोतल में इस पानी को, उसको लिख दो अमृत जल, प्यास को बुझाने वाला। तो अब ये ले जाकर के बाजार में छोड़ दो, कहाँ पर, जहां पर लोग पेप्सी कोल्ड ड्रिंक अगड़म बगड़म रखते हैं, उनको कहो भैया जो बिक जाए वो ठीक है, उसको कुछ कमीशन दे दो। ऐसे करके खूब ज्यादा आप बना लो, 1000-2000 पेटी बना लो। क्या ही है, बाजार से आप डिस्टल वाटर लेके आ जाओ, 100 ml का आप बोतल लो, 100 ml ले लो, छोटे छोटे उसमें करो, जो पानी है जितना उसके थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट बन जाए, पहले थोड़ा मार्केट को समझने के लिए। तो आप बड़े बड़े बाजार में मिलता है ये गेरू के पत्थर, इसमें शोधित करना तो है नहीं, उसी पत्थर को आग में खूब जलाया और उस पानी के अंदर डाल दिया, पानी को निकालो, थोड़ी थोड़ी देर के बाद पानी को आराम से उतार लो, मिट्टी नीचे बैठा हुआ रहेगा, पानी को छान लो, पैकिंग करो, बोतल में डालो। अब ये पेट के जलन में भी काम करेगा, गैस में भी काम करेगा, ये मतलब हाइपर एसिडिटी में भी काम करेगा, ये प्यास में भी काम करेगा। तो जो गर्मी के मौसम में कोल्ड ड्रिंक ले रहे, और आप देखते होंगे, तो अगर कोई भी एक आदमी अपने जेब में, उसको अगर पता चल जाए कि ये वाला बोतल में जो पानी है, बहुत ज्यादा प्यास लगे, बार बार लगे, तो एक बोतल पी लो, काम खत्म हो गया, तो निश्चित तौर पर आपका ये सामान खरीद लेगा। बलवीर जी क्या कहते हो? हाँ गुरुजी, ठीक है। नहीं आप मतलब कहें मैं तो। जस्ट मैं सोच रहा हूँ कि इसको ना, मेरा एक कोई रिश्तेदार है कहीं, तो उसका कोई काम दम है नहीं, अभी विदेश से आया हुआ है, तो मैं सोच रहा हूँ कि उसको ये वाला काम में लगा दूं। मान लीजिए कि बाजार में 20 रुपए का 1 लीटर पानी मिलता है, 20 रुपए में 1 लीटर, 200 ml का एक बोतल बना लो, और एक बोतल 200 ml का एक बोतल जो है, आप उसको 10 रुपए में बेच दो बाजार में। 200 ml अगर वो आदमी उस पानी को पिएगा, एक बार ही पिएगा, तो पूरे दिन भर, मतलब उसका एक बार का प्यास तो वो बुझा ही देगा। मेडिसिन के हिसाब से उसने वो पानी पीना है, 200 ml पानी। तो आपने उसका कल, टेस्ट कैसा रहता है गुरु जी? हाँ, इस इसमें कुछ टेस्ट फ्रेग्रेंस भी ऐड कर दिया जाए तो।
कैसे? इसमें कुछ जैसे गंदा मान लेते हैं कि लेमन ग्रास का ऐड कर दिया जाए। हाँ, कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, इसको ऐसा गुरुजी कुछ करके प्रिजर्वेटिव नहीं डालना पड़ेगा गुरुजी, हो जाएगा। प्रिजर्वेटिव तो डालने की क्या जरूरत होगी प्रिजर्वेटिव? जब जलता हुआ बुझाया है तो प्रिजर्वेटिव की जरूरत नहीं है इसमें। क्या जरूरत है? तो इसमें कुछ गुरुजी उस पानी का टेस्ट कैसा होगा? पानी का टेस्ट पानी जैसा ही होगा, टेस्ट में कोई परिवर्तन नहीं, मतलब टेस्ट में कोई चेंजिंग नहीं होती है? कुछ नहीं। गुरुजी इसमें सौंफ डाल सकते हैं? नहीं, अगर आप सौंफ वोंफ डालोगे तो वैसे सौंफ क्यों डालना? जब वो काम इसी से हो रहा है तो सौंफ डालने की जरूरत नहीं। अगर आप इसमें ना जब पुदीना वुदीना डालोगे तो फिर ये आपका जस्ट कोल्ड ड्रिंक के जैसा मतलब लोग उसको देखेंगे। अगर आप जस्ट उसको मिनरल वाटर जैसा ही दिखे उसके अलावा और कुछ नहीं, तो आप कह सकते हो कि इसके अंदर हमने कुछ मेडिकेटेड कुछ। अब इसमें क्या है देखो, कैल्शियम भी, जो गेरू है उसमें कैल्शियम भी होगा। अच्छा, एक चीज इसमें आप और नोट कर लो, गेरू में बहुत अच्छा आयरन तत्व है, आयरन बहुत अच्छा होता है गेरू में। गेरू में कैल्शियम है, गेरू में आयरन है, तो जिसके बॉडी में आयरन की कमी होगी, है ना, जिसके शरीर में कैल्शियम की कमी होगी वो ये पानी को कंटिन्यूसली इस तरह से लेते रहे। तो आप लोग जरा सा आप लोग विचार करो कि अगर मैं आज सुबह से मेरा दिमाग पागल हो रखा है इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर कि यार ये पानी अगर हम 200 ml के हिसाब से बोतल में रखेंगे तो हमें वो जो दूसरा जो मिनरल वाटर है वो उसकी प्रोसेसिंग की हमें कोई जरूरत है नहीं, बाजार से ले आओ। अगर अपना काम बढ़ता है तो बाद में वो उस पानी को भी तैयार किया जा सकता है। तो इसके लिए लाइसेंस वगैरह की जी, तो आवश्यकता वो भी तो पड़ेगी? लेनी पड़ेगी फिर इसके लिए वो लाइसेंस भी तो लेना पड़ता होगा। अब इसमें ये है कि लाइसेंस मिनरल वाटर का लाइसेंस लेना है या क्या वाला लेना है, वो बात है ना। मेडिसिन वाला लाइसेंस में तो फिर तो बहुत ज्यादा महंगा हिसाब किताब पड़ेगा। गुरुजी कोई भी अच्छी चीज ना इतनी जल्दी लाने नहीं देते बीएमएस वाले, तो हम जैसों को ही नहीं आगे बढ़ने देते, क्योंकि हम जब कोर्स करने के लिए जहाँ भी जा रहे हैं ना, वहां ये यही कह रहे हैं कि आप लिख नहीं सकते, आप ये नहीं कर सकते, तो फिर ऐसे प्रोडक्ट में भी तो दिक्कत आएगी थोड़ी। देखो, आप किसी को पूछते क्यों हो? पहली बात तो आप वो ग्रुप में भी पूछ रहे थे, हाँ ये वो, आपने क्यों पूछना है बताओ पहले, आप किसी को पूछते क्यों हो ये बात? मस्ती से करो, किसी ने आपको पूछना है नहीं, अब करो। गुरुजी ये सफेद गेरू को क्या जैसे चूने का रिप्लेसमेंट है घरों में लगाने के लिए, हाँ, क्या इससे कैल्शियम की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको हमारे यहाँ कमेट बोलते हैं? पहले नहीं मिट्टी के देखो, घरों में लगाते थे। मिट्टी में कैल्शियम तो होता ही है। आप देखो एक जमाने में राजस्थान के लोगों में कैल्शियम की कमी, हमारे हिंदुस्तान में कैल्शियम की कमी नहीं था, बाद में इन्होंने फिल्टर वाला कॉन्सेप्ट लेके आ गए, पानी फिल्टरेट होकर के आ जाता है, सारा का सारा आयरन कैल्शियम सब कुछ खत्म, मिनरल वाटर सामने है ही नहीं, उसमें कुछ भी नहीं है, आरओ। तो ये इसके वजह से लोगों के हड्डियों में प्रॉब्लम आने शुरू हो गया, कैल्शियम की कमी होनी शुरू हो गई, अब जाकर के लोग बाजार के कैल्शियम खाते, आयरन की कमी हो गई। तो क्या है, हमारे तो मिट्टी में ही आयरन है, मिट्टी में ही कैल्शियम है, तो थोड़ा सा चूना थोड़ा सा गेरू मिला करके उस आप पानी के टैंकी में डाल दो, या जो पानी आप जो है फिल्टर होने के बाद भी, चलो ठीक है पानी पीने योग्य नहीं है, तो फिल्टर होने के बाद आप कुछ ऐसा बना लो ना कि उसमें कैप्सूल सा बना लो या टैबलेट सा बना लो, उसके अंदर डाल दो, उसमें चूना है गेरू है, दो ही चीज मिल जाए ना। इसमें देखो आयरन भी है कैल्शियम भी है सब कुछ है। जब ये दोनों चीजें शरीर में आ गया, अच्छा, स्वर्ण गेरू में कुछ कुछ गोल्ड का हिस्सा भी होता है अनपेक्षित रूप से, तो वो गोल्ड स्वर्ण तत्व भी आ गया, चांदी तत्व भी आ गया, आयरन भी आ गया, सब कुछ तो आ गया। एक छोटे से टैबलेट बना लो या कैप्सूल टैबलेट्स बना लो, उस बोतल के अंदर डाल दो या उस मिट्टी के घड़े के अंदर डाल दो, और वही पानी आप, हम क्या करते डायरेक्टली उधर से ट्रूट करके पानी ले लेते, तो वहां से पानी ले लो मिट्टी के घड़े में, उसको पानी को स्टोर करो, उसके अंदर बहुत सारी चीजें डाल दो, बन गई। अच्छा चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट वाला फॉर्मूला आप नोट करिए। इस रोग का नाम है शीत पित्त। शीत पित्त यानी शरीर में चकत्ते हो जाता है,
तो खाने के लिए आपने 250 mg सोना गेरू जो दूध से आपने उसको खरल करके रखा है 250 mg और शहद 1 चम्मच उसका चाटना है सुबह दोपहर शाम। ये बहुत अच्छा इसका रिजल्ट होगा। और लगाने के लिए उसी सोना गेरू में यानी कि वो जो गेरू है उसमें आप हल्दी लगा लो, बढ़िया सा हल्दी, और हल्दी लगा करके दोनों को मिला के थोड़ा सा पानी से उसका पेस्ट बना करके जहां जहां पर भी चकत्ते सा बना हुआ है वहां पर इसको लगा लो। कुछ लोग यहाँ पर गोबर का भस्म भी लगाते हैं, वो आप करके देख लो, गोबर के भस्म भी यह अच्छा काम करता है। अब एक आता है रक्त पित्त। रक्त पित्त यानी कभी कभार बगैर बवासीर के भी मल द्वार से ब्लड आना, नाक से, आंख से, कान से, पेनी से, शरीर से, हर जगह से रक्त आता है। कभी कभी आंखें एकदम लाल हो जाता है, शरीर में एकदम रक्त वर्ण का शरीर हो जाता है, मतलब रक्त पित्त देखो जरा। तो वहां उसका फॉर्मूला नोट करिए, सोना गेरू, नोट करिए फटाफट, सोना गेरू, लाल चंदन, खस, धनिया। सोना गेरू, लाल चंदन, खस, धनिया, इलायची और मिश्री, इन सबको बरोबर ले लो और ले करके पाउडर सुबह दोपहर शाम 1-1 चम्मच रोगी को दे दो। बस बन गई बात। रक्त पित्त में बहुत अच्छा काम करता है, सामक प्रभाव। आप देखो सोना गेरू पित्त सामक है तो निश्चित तौर पर पित्त के लिए हमने यहाँ पर सारी बातें किया है। अब ये जो है मधुर स्निग्ध है तो कफ के ऊपर तो इसका कोई ज्यादा रोल तो है ही नहीं, बस पित्त के ऊपर इसका ज्यादा अच्छा रोल है। तो जहां पित्त आपको दिखे वहां पर काम करना है। कैसे देंगे गुरुजी इसको? खाने के लिए देना है सुबह दोपहर शाम, आधा चम्मच 1 चम्मच जैसे भी रोगी की स्थिति होगी, पानी के साथ। या रक्त पित्त सामक जो काढ़ा होगा उस काढ़े के साथ इसको आपने देना है। फिर आ गया अग्नि दग्ध, जो है ना आग से जला हुआ है, कहीं आग जल गया शरीर में, तो वहां पर गेरू लेना है और नारियल के जो तेल है उसमें थोड़ा मिला करके उसमें लगा देना बढ़िया सा, और उसके जो जलन है ना जलन ठीक हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं उसमें व्रण में भी अच्छा काम करता है, लेकिन मैंने दाह में तो दिया हुआ है। अब आगे पित्तज ज्वर, अगर बुखार अगर किसी को आया है यानी पित्तज है, मुंह सूख रहा है, मुंह फट रहा है, बहुत ज्यादा प्यास लग रहा है, चक्कर आ रहा है, तो यह जो पित्त ज्वर है, तो यहाँ आपने गेरू और रस सिंदूर 225 mg गेरू, 125 mg रस सिंदूर अच्छी तरह से मिलाना है। और पित्त ज्वर में बताया हुआ जो काढ़ा है उस काढ़े का अनुपान के साथ इसको आप रोगी को खाने को दे दो। अच्छा करता है ये, बहुत बढ़िया। गेरू जो है ना, आज मेरे दिमाग में आ गया, चलो आप लोगों को मैं गेरू के बारे में बताता हूँ।